बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। वीकेंड के ऊपर हमने बहुत खूबसूरत मनाजर देखे, वो मनाजर मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगी। इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे, अभी हुकूमत नहीं बनाई थी, तो तब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को एक मंशूर दिया था, आवाम को एक ख्वाब दिखाया था कि वो एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जो कि सबके लिए एक होगा। दो नहीं, एक पाकिस्तान का नारा इमरान खान ने लगाया था। गरीबों के लिए अलग पाकिस्तान, अमीरों के लिए अलग पाकिस्तान बिल्कुल नहीं होगा। ताकतवर के लिए अलग पाकिस्तान, कमज़ोर के लिए अलग पाकिस्तान बिल्कुल नहीं होगा। एक ऐसा पाकिस्तान इमरान खान साहब बनाएंगे जो सब पाकिस्तानियों को एक नज़र पे, एक लेवल पे बराबरी देगा। लेकिन बाकी सब चीज़ें तो दूर, अभी हुकूमत में आए हुए 3 साल ही हुए हैं इमरान खान साहब को, और इस 3 साल के बाद पाकिस्तान की तो मैं क्या ही बात करूं, हर एक का अलग अलग अपना ही एक अलग पाकिस्तान है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बाजार की बात कर लूं, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और ऐसे में रमज़ान बाजार लग रहे हैं, और अगर मैं सिर्फ बाजार की बात कर लूं तो आपको इमरान खान की हुकूमत में आने के तीसरे साल में ही अलग अलग बाजार नज़र आते हैं। अशराफिया के लिए अलग बाजार और मेरे आप जैसे तमाम बाकी लोगों के लिए एक अलग बाजार नजर आता है। वीकेंड के ऊपर इमरान खान साहब ने हमें अपना बाजार, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने दिखाया, उन्होंने अपने कैमरामैन के साथ हमें वो बाजार दिखाया, लेकिन वो जो बाजार है वो मेरे और आपके बाजार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब का, मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर का जो बाजार है उसमें खूबसूरत सी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी SOPs को फॉलो करती हुई रेडियां और स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें गर्मा गर्म, फ्रेश, हाइजीनिक आपको समोसे पकौड़े तलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस बाजार का ग्राहक, खरीदार, क्लाइंट, कस्टमर सिर्फ एक शख्स है, और वो है मेरा मोहतरम प्राइम मिनिस्टर। दूसरी तरफ वो बाजार जिसमें आप और हम जाते हैं, उस बाजार में SOPs की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। उस बाजार में हाइजीन तो बहुत दूर की बात, कभी कभी हाइजीनिक चीजें मिल भी जाती होंगी, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन हाइजीन जो है उसका तो कोई तसव्वुर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां पर जो खरीदारों का रश होता है, इतना रश के घंटों घंटों लाइनों में लगने के बाद मुझ और आप जैसे लोगों को मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ 1 किलो चीनी। बहुत ज्यादा बहस करने पर, ज्यादा हो गया, बहुत हो गया, 2 किलो चीनी दे देंगे, वो भी अंगूठे पर निशान लगा के। ना जाने मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जैसे बाजार कहाँ होते हैं। एक वो बाजार भी हमने इस वीकेंड पे देखा, कल संडे को ही, कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि मावन खुसूसी हैं, वो AC सियालकोट को डांट रही होती हैं, उनके साथ नाजेबा जबान का इस्तेमाल करती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि गाली का इस्तेमाल किया तो गलत नहीं है, क्योंकि महज़्ज़ब लोगों के लिए जिस अल्फाज का इस्तेमाल फिरदौस आशिक अवान ने किया वो गाली के ही मुतरादिफ है। तो ये हमने मुख्तलिफ बाजार देखे ओवर द वीकेंड, लेकिन मेरा और आपका बाजार जो है उसी हवाले से हम सवाल करेंगे। आज के पैनलिस्ट मेरे साथ हैं जी, मुसर्रत चीमा साहिबा हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम। वेरी सुपर सीनियर सेनेटर ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को का वक्त देने के लिए। मुसर्रत, प्राइम मिनिस्टर ने कौन सा बाजार हमें दिखा दिया? ये कौन सा बाजार है जो आज तक मैंने नहीं देखा, मुझे तो कभी नजर नहीं आया, आपका मुझे पता नहीं, हो सकता है आपको ये शर्फ हासिल हुआ इस तरह के बाजार जाने का, लेकिन मुझे और मेरे देखने वाले मोस्टली लोगों को ये बाजार में जाने का शर्फ हासिल नहीं हुआ। ये कौन सा बाजार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बेनिश। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि वो एक रैंडम रोड साइड विजिट के ऊपर निकले थे, और इस तरह बगैर प्रोटोकॉल के अंदर खुद गाड़ी ड्राइव करके, और जैसे जो डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स होते हैं, वो कोई एक खास बाजार नहीं था जो किसी के लिए, जैसे रमजान बाजार लगाए गए हैं, या वो बाजार जैसे ये जो रमजान सहूलत बाजार है, उनके अलावा जैसे आम जो मार्केट्स होती हैं या जो आम रोड साइड्स के ऊपर आपके फ्रूट स्टॉल्स और ये डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स लगे होते हैं, लेकिन कम अज कम वो बगैर प्रोटोकॉल के वो निकले तो सही। ये बात आपकी किसी हद तक मैं इससे एग्री कर लूंगी कि वो रश वाले बाजार में नहीं गए, ऐसी मार्केट्स में गए जहां पे इतना ज्यादा रश नहीं होता। अगली रह गई जहां तक बात आपने जो दूसरे बाजार का जिक्र किया, आपकी बात से मैं इत्तफाक करती हूँ कि जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ वो ना होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन उनका मौकफ बिल्कुल ठीक था। जहां तक रहेगी बात, आपको फिर इससे रिलेट करके वो जुबान जो चंद दिन पहले प्रेस टॉक के अंदर, मीडिया के अंदर इन्हीं चीफ सेक्रेटरी साहब को खिताब करके उनको मुखातिब करके और तमाम ऑफिसर्स को कि हम आपके बच्चों को भी, आपकी बीवियों को भी उनका बुरा हाल करेंगे, और आपकी वो लीडर जो चंद दिन पहले लीडर बनी है
अपने चचा को जेल भेजने के बाद और अपने वालिद साहब को लंदन भेजने के बाद उन्होंने भी जो जुबान इस्तेमाल की थी ब्यूरोक्रेसी के लिए, वो आपको पता है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। हाँ, इस तरीकाकार के ऊपर हम सबको इख्तलाफ, जो सही बात हो, जो जायज बात हो, उसके ऊपर हम लोग हमेशा करते हैं। हमने कभी भी रॉन्ग डूइंग्स के ऊपर, गलत किस्म की चीजों के ऊपर अपने लोगों को डिफेंड नहीं किया। लेकिन ये मेरे से आप इत्तफाक करेंगी कि मैं हमेशा पॉजिटिव अप्रोच की बंदी हूं, जो किसी के एंड पे अच्छी चीज हो हम उसको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। मसलन ब्यूरोक्रेसी सारी को ये कहना इंतहाई गलत और नामुनासिब बात होती है कि सारे लोग तो बुरे बिल्कुल भी नहीं है, हरगिज नहीं है। बहुत सारे ईमानदार अपराइट ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से ये आपका मुल्क चल रहा है, आपका निजाम चल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फराइज मनसबी को उस तरह से अंजाम बिल्कुल नहीं दे पाते। जो टैक्स का पैसा, जो सहूलतें आपकी रियासत, आपकी स्टेट देती है, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट उनको पल्ले से नहीं देती, वो आपके भी उतने ही मुलाजिम है। आपसे मुराद अवाम के, रियासत के, पॉलिटिशियंस के नहीं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि हमें सही चीज को सही कहना होगा, बट अपने अल्फाज का चुनाव ठीक करते हुए और अपने जो तरीकाकार है उसके ऊपर हमेशा हम सब लोगों को, क्योंकि लोग हमें आइडियलाइज करते हैं, लोग हमारी बात, वो लिबर्टी जो एक आम आदमी को हासिल है, हमें तो वो भी हासिल नहीं है। तो हमें अपने अल्फाज का चुनाव हमेशा मोहतात अंदाज में करना चाहिए। उस तरह फिर ये होता है कि आपकी सही बात भी बहुत गलत तरीके से सामने आती है। आगे आपका पॉइंट मैं जरा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की तरफ जानना चाहूंगी। अफनान, सबसे पहले आपने देखा ही होगा ना प्राइम मिनिस्टर साहब का वो बाजार जो कि पुरसकून था, आपने वहां पे सुना कि एक रेडी वाला प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये सास प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज ने तनकीद भरी ट्वीट की। आपको ये पता होना चाहिए, आप मुंतखब पार्लियामान के नुमाइंदे हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि अवामी नुमाइंदों का ये हक होता है, वो जा सकते हैं विजिट करने के लिए, उनको जो ब्यूरोक्रेसी है उनका काम होता है उनको फैसिलिटेट करना, सरप्राइज विजिट भी हो सकते हैं। अगर ऐसे में फिरदौस आशिक अवान ने हाँ गलत जबान का इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर गलत जबान का इस्तेमाल किया है तो आप इस चीज के ऊपर सियासत क्यों कर रहे हैं? पीएमएलएन इस चीज को मजीद मैनिपुलेट क्यों कर रही है? आप सब लोगों ने मिल करके सरकारी मुलाजमीन को मुकद्दस गाय होली काऊ क्यों बनाया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। अभी आपने, मेरी बहन है, इनसे सवाल पूछा उनके बारे में, ये जो फिरदौस साहिबा हैं, और इन्होंने सारा वो लेके मुस्लिम लीग नून और उस तरफ चली गई, और बीच में झूठ भी इन्होंने बोला कि औरतों को, ये सिर्फ इतनी गिरी हुई हरकत है कि आप उसके अंदर एडिशन अपनी खुद डालो ताकि उससे जो है वो ज़्यादा, क्या कहते हैं, तनाव, और इस तरह की बातें करने से फिर इनको तरक्कियाँ मिलती हैं, ये फिर इनको वजारतें मिल जाती हैं और फिर ये आके इधर बैठ के बातें करते हैं। तो पहले तो मैं इसको सख्त अल्फाज में कंडेम करूंगा, इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। जहाँ तक बात रहेगी ये जो आपने कहा कि ये जो हमारे अफसरान होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, देखिए मेरा ये ख्याल है कि हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या चाहे कोई भी बंदा हो, और कोशिश यही करनी चाहिए कि अल्फाज अच्छे इस्तेमाल किए जाएँ, और अब जो है, और कोशिश ये की जाए कि अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके ही काम हो जाए। लेकिन इस तरह होता है कभी कभार के जो है वो तनाव ज़्यादा होता है या ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि फिर भी फिरदौस साहिबा को जो है वो जो नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने उसको उधर कहा। अगर इतना ज़्यादा मामला ख़राब है कि आप उनसे बात नहीं कर सकते, तो बेहतर ये है कि आप उनकी जगह किसी और को ले आएँ, बजाय इसके कि आप इतने सख्त अल्फाज आप इस्तेमाल करें, और उससे फिर जो है वो ज़ाहिर है जो पूरा का पूरा आपका जो ब्यूरोक्रेसी है वो डीमोरलाइज होती है। अभी भी आप देखें पूरे मुल्क के अंदर जो है वो ये हालात हैं कि पूरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी डीमोरलाइज्ड है। हर चौथे दिन पता नहीं कितने आईजी चेंज हो चुके हैं, पता नहीं कितने डीआईजी, मतलब कि कोई पोस्ट ऐसी नहीं है, एक एक जगह पे 4-4 बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, बस ये मुसलसल जो है, जैसे पूरे मुल्क का बुरा हाल हुआ है वैसे क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी का भी अब इन्होंने सत्यानाश कर दिया। और ज़ाहिर है ये समझते हैं कि इस तरह बदतमीजियाँ करने से क्या कहते से गुड गवर्नेंस आ जाती है। इस तरह गुड गवर्नेंस नहीं आती, आपके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, जिसका बहुत बड़ा फुकदान है पूरी की पूरी पीटीआई में। तो वो जब तक नहीं आएगी तब तक ये इसी तरह ही करते रहेंगे। ये कैमरे के लिए जो है, ये वज़ीर आज़म साहब ने भी आके पहले कहा कि जी मैं बगैर प्रोटोकॉल के लिए गया हूँ, हमने वो तस्वीरें निकाल के दिखाई जहाँ पे इनका सिक्योरिटी स्टाफ इनके साथ था, इनके पीछे वो बैग लेके घूम रहे थे, हमने वो तस्वीर निकाल के सोशल मीडिया पे चलाई। तो ये पहली तो सबसे देखें, इसका सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला ना इकॉनमी है, ना इस मुल्क का मसला इलेक्टोरल रिफॉर्म है, ना कोई और चीज है। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये हुकूमत समेत वज़ीर आज़म मुसलसल झूठ बोलते हैं, मुसलसल झूठ बोलते हैं। फर्क है, आप अभी यंग हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझेंगे। वो प्रोटोकॉल नहीं था, वो सिक्योरिटी थी।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसकी एक चलें, हाँ, सिक्योरिटी होगी, वो प्रोटोकॉल के जुमरे में नहीं आती, ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ना। तो इतनी भी तनकीद हैवी ना करें, जो गलत है वो गलत है, जो सही है सो सही है। आप ये तो मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। 50 गाड़ियां अगर आप सिक्योरिटी के लेके घूमेंगे तो फिर आप उसको प्रोटोकॉल कह लें या सिक्योरिटी कह लें, जो मर्जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह नहीं आप सिक्योरिटी लेके जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिक्योरिटी लेके जाएं। आप ये ना कहें कि मेरे साथ कोई नहीं था। ओके, नहीं मैं आप मेरी बात नहीं समझी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जरूर लेके जाएं सिक्योरिटी, लेकिन आप ये ना कहें कि मेरे साथ कुछ था नहीं। हाँ, दिस इज अ बेटर वे टू पुट इट। इसका मतलब ये कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल वैलिड है जो आपने एंड पे की, इसके ऊपर मैं बिल्कुल कमेंट लूंगी, लेकिन ताज हैदर साहब को शामिल करूं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। सेनेटर साहब, पंजाब में तो लगता है कि हुक्मरान जमात और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने है। फिरदौस आशिक अवान वाला मामला बहुत ज्यादा प्ले अप हुआ, ओवर द वीकेंड हर जगह पे था, आपने भी देखा, बहुत कुछ सुना होगा। लेकिन सिमिलर ऐसा वाकया डेरा गाजी खान में भी हुआ। ये हुकूमत के ही है खुर्रम लगारी साहब, वो ब्यूरोक्रेसी के साथ आमने सामने थे। वो कहते थे आज जी 2-2 हाथ कर लें, लड़के देख लेते हैं, हाथापाई करके देख लेते हैं। मतलब बात गालम गलोच हाथापाई तक पहुंच गई है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? गलती किसकी है, आवाम की, नुमाइंदों की, या फिर ब्यूरोक्रेट्स की? दीदी मतलब ये खबर नहीं है, पता नहीं क्यों इसको खबर बनाया जा रहा है। खबर उस दिन बनेगी जिस दिन मोहतरमा किसी से इखलाक से बात कर लेंगी। खबर वो बनेगी कि आज उन्होंने किसी से इखलाक से बात की। उनका तरीका है एक, ठीक है, वन हैज़ टू बेयर विद इट। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी का जो मामला है तो इसको चेक करने की ज़रूरत है ब्यूरोक्रेसी को, कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उसका चेक ऐसे नहीं होता कि आप उन पर चीखें चिल्लाएं, बल्कि आपको प्रोसीजर्स ऐसे बनाने पड़ते हैं और हर डिपार्टमेंट पे की मॉनिटरिंग इस तरीके से करनी पड़ती है। और उनके ऊपर जो इलेक्टेड नुमाइंदों का कंट्रोल है और इफेक्टिव कंट्रोल मॉनिटरिंग के जरिए वो रखना पड़ता है, तब जाके मतलब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में कहा था कि फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी वी हैव टू मूव टू डेमोक्रेसी, कि क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आवाम को जवाबदेह नहीं है, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आवाम को जवाबदेह हैं। और मैंने नहीं कहा, बर्टन रसल ने, कि स्टेट हमेशा एलीट को फेवर करती है, लेकिन जो मुंतखब होके आए हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं उनके मसाइल को देखें और उनकी शिकायत को सुनें। चलिए, मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। कंपनी का असर हो जाता है, ऐसा मानना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर का। लेकिन NA 249 बड़े शहर का बड़ा मुकाबला, इस हवाले से हम बात करेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल पैनलिस्ट सेनेटर ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नून से, एंड मुसरत चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ बनी हुई है। सेनेटर साहब, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी प्रोग्राम के इस हिस्से में फॉर द विन जो आपको NA 249 में जो है वो हासिल हुई है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस जीत को लेकर के कि बड़ा मुकाबला, बड़ा शहर, लेकिन उसमें थोड़े से मार्जिन के साथ आपकी जीत हो गई, लेकिन ये तो हजम नहीं हो पा रही। मतलब एकदम से ये एक मिरेकल ही लग रहा है, क्योंकि पिछले 12-13 साल से इस हल्के में बहुत ज़्यादा शिकायत थी। आप लोगों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा कुछ किया नहीं था कि 2018 के अंदर जो पार्टी आखिरी नंबर पे थी वो एकदम से पहले नंबर पर आ गई है इधर 2021 इंतखाब में। क्या हुआ? जी हाँ, मैं भी सपना उम्मीद हूँ। वो इसलिए कि कहीं ज़्यादा वोट आने चाहिए थे जितने आए हैं उससे। और वजह यह है कि हमने पिछले दिनों बाकायदा अपना 5-6 महीने से हमारा तंजीमी प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें वार्ड की सेक्रेटरी हमने इंट्रोड्यूस किए 14 अहदेदार हर वार्ड के अंदर और हर यूनियन काउंसिल के अंदर 14 बेवार। तो उन इंटरव्यूज़ की वजह से एक बड़ा मोबिलाइजेशन हुआ है और हमारे जो कारकुन हैं मुतारिक हुए। लेकिन कल ही शाम हमने फिर से मीटिंग की और उसमें सेक्रेटरी जनरल साहब से मैंने यही कहा कि जनाब, आप अगर जो फैसले हैं उनका अनाउंसमेंट कर देते तो ये 16,000-17,000 वोट नहीं होते, बल्कि कोई 30,000 के करीब के आ सकते। तो मोबिलाइजेशन तो एक हुआ है बहुत बड़ा उन इंटरव्यूज़ की वजह से।
कि ग्रास रूट के ऊपर तंजीमें, जिसमें हर 14 अहदेदार हर वार्ड के अंदर होंगे, वो बन रही हैं। और मैं खुद क्योंकि इंटरव्यूज कर रहा था वेस्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर मैंने इंटरव्यूज किए थे, तो वो मैं मोबिलाइजेशन देख रहा था कि किस तरीके से लोग मोबिलाइज थे। लेकिन बहरहाल जो सिलसिला है वो ये है कि मुस्लिम लीग ने रिकाउंट की दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को, और ये उनका हक है और हम पूरी तरह से इसे सपोर्ट करते हैं कि वो रिकाउंट करें। कल फरतुल्लाह बाबर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है। लेकिन एक जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि मुस्लिम लीग को फौज को नहीं बुलाना चाहिए। इस मसले में फौज को इन्वॉल्व करना जो था वो मुनासिब नहीं था, और शायद एक पैगाम दिया गया है फौज को कि हम आपका एतबार करते हैं। तो ये कि सियासी पार्टियों से इख्तलाफ होता है, लेकिन उस इख्तलाफ को बाहमी बैठ के हम कर सकते हैं। दूसरी ये बात मैं कहना चाहूँगा कि इस इलेक्शन के अंदर, जैसा कि तमाम ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हुआ, एक गिनती पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट्स के सामने होती है, फॉर्म 45 साइन किए जाते हैं। इस वक्त जो ऑब्जर्वर्स हैं पाकिस्तान के, उनके पास भी 273 पोलिंग स्टेशनों के फॉर्म 45 मौजूद हैं, सिर्फ 3 के नहीं हैं, जो हो सकता है कि कोई ह्यूमन एरर उसके अंदर हुई। लेकिन अगर गिनती इस तरीके से हो रही है, सबको बिठा के और फॉर्म 45 दिए जा रहे हैं, उसके बाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहना जिसने 2018 के अंदर धक्के दे के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला, और जिसपे एक 249 के अंदर एक फॉर्म 45 ऐसा नहीं था कि जिस पर दस्तखत हों एजेंट्स। पॉइंट टेकन सेनेटर साहब, पॉइंट टेकन। आगे जरा मैं इसी चीज को आगे लेके जाना चाहूंगी। अफनानुल्लाह खान साहब, अगर मैं आपसे ये कहूँ बसद एहतराम, बुरा इसमें मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक परसेप्शन है और एक फैक्ट है जो आपके सामने रख रही हूँ। आपकी पार्टी रोंदू पार्टी बनती जा रही है, मतलब जहां पे हारते हैं वहां पे आप रोना शुरू कर देते हैं। अभी देखिए सेनेटर साहब ने आपको पूरा NA 249 में क्या बड़े आराम से तहम्मुल से समझा दिया, लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे हैं। मतलब माना कि डस्का के अंदर जो हुआ वो आपका एक दाव चल गया, आप वहां पर जीत गए, रीपोल हो गया, री इलेक्शन वहां पे सारा हो गया, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर जगह पे अब आप ही की बात मानी जाएगी। कराची में जो हुआ, आपकी जो शिकस्त है, उसकी जिम्मेदारी आप एस्टैब्लिशमेंट पर डालेंगे या सिंध हुकूमत पर डालेंगे? देखिए, जो NA 249 का इलेक्शन था, ये मैंने खुद काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया है। तो हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए जो हमारे ऑप्शन हैं हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और हमें ये मालूम है कि जो रिजल्ट 8:30 बजे के करीब आने रुके हैं और फिर वो सुबह 1-2 बजे तक आए हैं, 3 बजे तक आए हैं, उनकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना ECP के पास है ना पीपल पार्टी के पास है कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बीच में क्यों गायब हो गए। और जब बहुत इन्होंने कहा फॉर्म 45, 100 फॉर्म 45 ऐसे हैं जो साइन नहीं है, 36 फॉर्म 45 ऐसे हैं जो आज तक हमें मिले ही नहीं है, 16 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसके ऊपर हमारा ये ख्याल है कि पीपल पार्टी ने उसके ऊपर मैनेजमेंट की है, रिगिंग की है, और उसके अंदर अगर हम गलत साबित हो जाएंगे तो फॉरेंसिक ऑडिट और रिकाउंट के अंदर ये बात क्लियर हो जाएगी। अगर ये बात जी सबूत हैं, मैं बिल्कुल सबूत के साथ ही कह रहा हूँ कि ये सारा तमाम चीजों के आपके पास सबूत हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैनेज की हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये सबूत तो सारे पूरे पाकिस्तान ने देखा ना कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नहीं आए, 8:30 बजे के बाद आना रुक गया, रिजल्ट और 2 बजे आने। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। नहीं, आपने नहीं देखे तो आपका कसूर है, मेरा कसूर तो नहीं है ना। नहीं तो आप मुझे बताएं, वो आपका कसूर अगर आपने नहीं देखा। अब आप आए हैं, आपको मैंने नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको ना, तो मुझे सबूत 36 फॉर्म 45 नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखे ना, आप जाके चेक करें कि क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेट नहीं आएगा, रिजल्ट कितने बजे आया इसका। 72,000 वोट टोटल पड़े हैं, 5 बजे पोलिंग बंद हुई है, तो 7-8 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था मैक्सिमम, और आ रहा था रिजल्ट 7-8 बजे तक। इन्होंने उसको ये रुका है रिजल्ट, और ये सुबह 3-4 बजे तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का जो है वो आते रहे हैं। उसके बीच में जो कुछ हुआ है कई घंटों में, हम बेसिकली कह रहे हैं कि ये सारी मैनेजमेंट इलेक्शन में नहीं, एक मिनट फिर नहीं, नॉर्मल चीज नहीं है। बात सुन लें, देखिए डस्का के इलेक्शन के अंदर जो है वो 11 बजे सारा रिजल्ट आ चुका था। नहीं यार, इलेक्शन में नहीं होता, 11 बजे डस्का का रिजल्ट सारा आ चुका था, 2 लाख से ज्यादा वोट पड़े थे वहां पे, तो डस्का में कैसे आ गया? हम कोई पहली दफा इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे, हमें मालूम है। और मैं एक बात पहले भी मैंने कही है, मैं दोबारा कह रहा हूँ
कि कहीं forensic कानून audit- में आप forensic बल्कि आप audit मुझे और- एजुकेट करें, बिकॉज आप जो है अपर हाउस का मेंबर हैं, आप मुझे बल्कि एजुकेट करें, क्या कानून में कहीं पे ये लिखा है, कहीं पे ये लिखा हुआ है कि भाई अगर 5 बजे पोलिंग खत्म हुई है, 6 या 7 बजे या 8 बजे तक अगर रिजल्ट नहीं आता और उसके बाद रिजल्ट आए तो उसका मतलब है कि धांधली हो गई? अगर कहीं लिखा हुआ है तो मुझे एजुकेट करें, मुझे बताएं, नहीं तो ये सारी बातें असम्पशंस पर है ना, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। कानून में तो नून लीग का अलग, पीटीआई का अलग। जी, कानून में तो फिर रिजल्ट आना ही नहीं चाहिए। फिर तो आप 10 साल बाद रिजल्ट निकाल दें। अगर कानून में टाइम नहीं लिखा हुआ तो आप उसके एक साल बाद रिजल्ट दे दें। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कानून में हर चीज नहीं लिखी हुई होती, कुछ चीजें लॉजिकल भी होती हैं, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 36 फॉर्म 45 हमें नहीं मिले आज तक, जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लेकिन ये जो कॉमन सेंस आप लड़ा रहे रिजल्ट को हैं, डिले किया गया, हाँ, तो किसने किया? एस्टैब्लिशमेंट ने कि सिंध गवर्नमेंट ने? देखिए हमारा ये ख्याल है कि ये सिंध गवर्नमेंट का स्टाफ था, ये ज़्यादातर Alright. एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ था, और हमारा ये ख्याल है कि ये उधर मैनेजमेंट हुई है। और मैं फिर भी इसके बाद ये कहता हूँ कि सिंध हुकूमत। अगर फॉरेंसिक ऑडिट के बाद और रिकाउंट के बाद ये बात प्रूव होगी कि हम गलत हैं, तो हम इनको मुबारकबाद देंगे कि ठीक है आप जीत गए। ठीक है, लेकिन ये तो मुझे कोई बात नहीं, हम मुझे अपना आपका legal पॉइंट मिल recourse गया, पूरा लेंगे। मुझे अफनान आपको पॉइंट मिल गया, मुझे वो ठोस जुमला मिल गया है। पीएमएलएन जो है वो इस पूरी चीज का रिस्पॉन्सिबल सिंध हुकूमत को ठहरा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझते हैं? एक वक्फा लेंगे, उसके बाद हम मुसर्रत चीमा साहब से एक्सटेंसिवली आके गुफ्तगू करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। मुसर्रत, सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करें कि जो कराची में हुआ, आप इतने बुरे तरीके से हारे हैं, वाकई में हारे हैं कि धांधली हुई है? और साथ ही इस चीज को ये भी जरा जोड़ लीजिएगा कि वो जमात जिसको आप लोगों ने बैन किया, जो कि बैंड तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है, वो तीसरे नंबर पर है और आप 5वें नंबर पर है। मतलब ये तो टू मच ही हो गया, इतनी बुरी परफॉर्मेंस। अच्छा बीनी, सबसे पहले तो मेरे भाई ने पहले जो बात की मैं उसको क्लैरिफाई करूं कि मैंने किसी किस्म का झूठ नहीं बोला। मैं इनके अल्फाज के ऊपर शदीद मुजम्मत करती हूं। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह की सुनी होगी, मरियम नवाज साहिबा की सुनी होगी, उन्होंने ये बोला था, उन्होंने खुलेआम धमकियां दी थी, मैं इस तरफ इशारा कर रही थी। और हमें और उसमें हमें जो है ना, मेरी बात ध्यान से सुने, आप लोगों को ये सीटें मिलती है तूफान बदतमीजी की बेस पे, आपकी पूरी एक पूरा मैं आपकी बात में नहीं बोली। जी 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 जी, बोले बोले मुसर्रत, सुने। बिनिश मैन की बात में नहीं बोली, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। जब मैंने अफनान को प्रॉम्प्ट कर दिया है, आप बात कीजिए। उसके बाद जी उसके बाद हमें जो, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और मेरी 12 साल स्ट्रगल के बाद मैं फर्स्ट टाइम एमपीए बनी हूं, तो हमें हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर पार्टी देती है पोजीशंस या जो भी, और मैंने कभी काबिल एतराज बात ऐसी नहीं की। हाँ, हमें आपकी बातों का जवाब देना पड़ता है जिसपे आप बहुत ज्यादा आग बगोला हो जाते हैं। आप अभी नए नए आए हो बेटा, मैं आपसे बहुत पहले की हूँ पॉलिटिक्स में। अगली बात ध्यान से सुने, आप अपना तहम्मुल से बारी पे जवाब दिया करें और अपनी भी एजुकेशन करें कि हाउ टू स्पीक विद लेडीज। आप ताज हैदर साहब की भी बात सुने, उनसे ही कुछ सीख लें। मैंने कभी पर्सनल बात नहीं की और अगर आप करोगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा। आप नए नए आए हो, आप अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पे ना चलो, वो बहुत सीनियर थे आपसे। उनका कराची का बता दें मुसर्रत, कराची का बता दें, समझ आ गई अफनान को। जी कराची का बताइए। जी उसकी अगली जहां तक रहेगी बात, देखें बेनिश, इसमें जो मैं तो ये इस वक्त जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो एज ए पॉलिटिकल वर्कर वो ये है कि इसमें जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, अगर हम परसेंटेज देखें तो वो उनको वोट पड़ा है 5% का। इसमें एक सवाल ये है कि क्या टोटल टर्न आउट था 21%, तो क्या इतने कम नंबर ऑफ वोट्स जो कि कितनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी हो, इतने बड़े शहर की कंस्टिट्यूएंसी हो, क्या इसके ऊपर भी क्या हमारा कानून खामोश है? इसीलिए हम बारहा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। सिस्टम हमें कुछ वजह करने पड़ेंगे ताकि कोई भी जमात जो जीत जाए वो ग्रेस के साथ अपनी विक्ट्री को एंजॉय करे। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। आप जानते हैं कि रमजान की वजह से प्रोग्राम का वक्त भी थोड़ा कम है, लेकिन आप तीनों की पार्टिसिपेशन का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।